मैंने जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम लोगों को समझाया था तो क्या समझाया था कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है तो एनर्जी हमेशा निकलती है, रिलीज होती है। जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही अट्रैक्शन के साथ या उतनी ही मजबूती के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो आके जुड़ जाएगा नाभिक के साथ। कुल मिला के तुम ये कह सकते हो कि जो ज़्यादा एनर्जी निकालता है ना परमाणु इलेक्ट्रॉन लेते समय, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से लेगा? देखो अभी मैं तुम्हें एक टॉपिक समझाऊंगा जो कि बात का है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब हिंदी में होता है विद्युत ऋणात्मकता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो ये पढ़ाऊंगा कि जो टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट हैं उन सब में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन। किसकी होती है? इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और किसी की भी नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना। अभी के लिए इतना समझ लो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ लेना नहीं, खींचना। दोनों में अंतर है। किसी चीज़ को तुमने अपने पास आकर्षित कर लिया, अपने पास तक बुला लिया, और किसी को तुमने पूरा ले लिया, दोनों में अंतर है या नहीं है? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर किसी की परमाणु की तरफ आ जाता है। वो सबसे अधिक किसकी है? सब में, जितने भी हमारे पास तत्व हैं उन सब में। लेकिन ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी पूरा अपने पास, वो सबसे ज़्यादा किसकी है? क्लोरीन की। तो ये अंतर है क्यों, और ऐसा क्यों होता है कि फ्लोरीन नहीं ले पाता है जल्दी इलेक्ट्रॉन, और इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज़्यादा किसकी होती है? तो अगेन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर एकेडमिक के पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका देखो, अगर एग्जैक्ट किसी को रीज़न पता है तो फिर से बोल सकते हो, ठीक है? अगर तुमने जैसे बुक में पढ़ा हो और तुम्हें कुछ समझ में आया हो। ये किसका डायग्राम हो गया? फ्लोरीन का। क्योंकि फ्लोरीन में कितने कक्ष होते हैं? 2। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बाहरी कक्ष में? 7। तो ये वाली चीज़ तो क्लोरीन के साथ भी होगी, बट क्लोरीन में कितने कक्ष होंगे? 3। ठीक है। और इसके बाहरी कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास? 7। तो मैं बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन इसके भी दिखा रहा हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके 7 देख लो। ये एक्सप्लेन करने के बाद तुम में से किसी से पूछूंगा और एग्जैक्टली वैसे ही बताना होगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है? दोनों के तुमने डायग्राम बना लिए, दोनों के परमाणु का। अब दोनों को क्या लेना है? एक एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक इसके साथ दिखा दो और ये किसके साथ। ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी? क्लोरीन की। अब मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो समझो क्यों। देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अंदर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएगा? क्लोरीन के। तो होता क्या है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आता है ना किसी परमाणु के पास, तो उस परमाणु का जो नाभिक होता है वो तो उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अरे सही बात भी है, क्योंकि नाभिक पे चार्ज क्या होता है? प्लस। तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को जिससे माइनस चार्ज से आकर्षित करेगा, तो वो यहाँ पर भी होगा और वो यहाँ पर भी होगा। इतनी बात समझ में आ गई सबके? ठीक है। तो एक तो आकर्षण हो गया, लेकिन ये जो पहले से 7 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहे हैं बाहरी कक्ष में, जिन पे चार्ज क्या है? माइनस का, वो तो इसको रिपेल करेंगे ना, वो तो इसको दूर करना चाहेंगे। क्यों? इन पे खुद पे चार्ज क्या है? माइनस का। और जो आ रहा है इनके पास, उस पर भी चार्ज कैसा है? तो वो वाली चीज़ तो यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर भी तो 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ के ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, स्मॉल मतलब, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहरी कोश के, ये बिल्कुल पास पास में हैं। पास पास में होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये ज़्यादा प्रतिकर्षण देंगे, ज़्यादा रिपेल करेंगे। आ रही बात समझ में? बिल्कुल पास पास में है ना, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर है। रिपल्सन मिलेगा, लेकिन इसको जो रिपल्सन मिलेगा इन 7 से कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। और कहीं ना कहीं से ऐसे मान सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन एंटर कर ही जाएगा। एंटर तो यहाँ पर भी करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन मैं दोनों की तुलना कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको जो रिपल्सन मिल रहा है, देखो रिपल्सन दोनों में मिलेगा, लेकिन यहाँ का जो रिपल्सन होगा, जो प्रतिकर्षण होगा, वो कैसा होगा? कम। और यहाँ का जो प्रतिकर्षण होगा वो लार्ज होगा, ज़्यादा होगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन एक्सेप्ट कर लेता है? क्लोरीन। और इसके कंपैरिजन में थोड़ी देर में कौन एक्सेप्ट करता है?
फ्लोरीन। बट ये अपने दिमाग में मत रख लेना कि सर ने समझाया था कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देर में लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि लेता नहीं है। क्लोरीन के बाद इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा होती है। बाकी हमारे पास सिर्फ ये दो ही तो तत्व है नहीं, कितने तत्व हैं हमारे पास? 118। अभी सिर्फ तुलना में दो की कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लोरीन की ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन की ज़्यादा नहीं है। बाकी जो तुम्हारे पास 118 एलिमेंट हैं उसमें से 110 115 से ज़्यादा तो किसकी होती है? फ्लोरीन की ही होती है। लेकिन जब तुलना इसकी किससे आएगी? क्लोरीन से। तो तुम्हारा आंसर होगा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा ऋणात्मक होती है, ज़्यादा किसके कंपैरिजन में? फ्लोरीन के। क्योंकि फ्लोरीन का साइज कैसा है? छोटा है, इसके परमाणु का साइज छोटा है। आने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा ज़्यादा प्रतिकर्षण मिलेगा, जबकि यही चीज़ क्लोरीन में क्या होगी? थोड़ी कम होगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें प्रवेश कर जाएगा। इसमें इसका प्रवेश थोड़ा मुश्किल होगा। समझ में आ गया सबके? ये नोट डाउन कर लो। बताएगा कोई? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखो यहाँ पे ये वर्ड दिख रहा है सबको, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये दो वर्ड से तुम्हें बिल्कुल याद रहने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तुम इसे देखो तो सोचना पड़े। अगर तुम इन सब चीज़ों के लिए सोच रहे हो तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। ये 10th क्लास के टॉपिक्स हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जनरली वो दो प्रकार की होती हैं। किसके बेसिस पे? वैसे तो 5-6 प्रकार की होती है ना। कॉम्बिनेशन, ठीक है, संयोजन जिसे तुम कहते हो, फिर डिकम्पोजिशन, वियोजन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स। तो वो थी टाइप ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पर ऊष्मा के बेसिस पे, मतलब हीट के बेसिस पे बताया गया है कि हीट रिएक्शन जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक वो जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट, और एक वो जिसमें हीट निकलता है। कोई ऐसा एग्जांपल तुम लोग दे सकते हो जहाँ पे तुम लोगों ने खुद कभी घर पे देखा हो? ये वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर, EXO, एक्सो का मतलब एंडो, अंदर, ये दो वर्ड। थर्मिक का मतलब हीट, THERM, थर्म या थर्मो, मतलब गर्मी की बात हो रही, ऊष्मा की बात हो रही है। तो अगर तुमने एक्सो वर्ड देखा, देखो हिंदी में तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ऊष्माक्षेपी निकल रहा है, ऊष्माशोषी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट बाहर निकलती है उसमें क्या, उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है रिएक्शन में। तो हमारी ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन लब्धि वाली, जो अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये कैसा है? ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है? ऊष्माक्षेपी है ना। हर बार मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ, हीट निकल रहा है। लेकिन जब तुमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था, जिसमें तुम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे, उसमें तुम हीट दे रहे थे, वो कैसे मानी जाएगी? ऊष्माशोषी। तुम अंदर दे रहे हो, खुद वो सिस्टम बाहर निकाल रहा है। तो याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव। बट क्या ये सही है? हमेशा नेगेटिव होती है। ऑक्सीजन का मैंने एग्जांपल समझाया था ना, ऑक्सीजन का क्वेश्चन भी तुम लोगों को मैंने दिया था, 3.21 था या 3.23 था। वहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ऑक्सीजन की जो दूसरी वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, सेकंड वाली, वो ऋणात्मक होती है, कम ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है? धनात्मक होती है। क्योंकि वहाँ पे मैंने रीजन बताया था, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद चार्ज क्या आता है? माइनस। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो रिपल्सन होता है, उसकी वजह से वहाँ पे वो प्लस का हो जाता है। बट जनरली देखा जाए तो ये माइनस का ही होता है। तो जितने भी यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं सब मैंने तुम लोगों को समझा दिया है। अब हम आ जाते हैं किस टॉपिक पे? विद्युत ऋणात्मकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, विद्युत ऋणात्मकता से इम्पॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है। मतलब ये नहीं है कि जो मैंने अभी तुम लोगों को दो बताया, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयनन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये उन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? विद्युत ऋणात्मकता। क्योंकि जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, वहाँ पे तुम देखोगे, और ये बहुत आसान भी है, ठीक है, ये आसान भी है, ये नहीं है कि बहुत टफ है। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत ऋणात्मक, हेडिंग डाल दो तुम लोग, ये हिंदी वाला हेडिंग तो तुम लोग खुद ही डाल लिया करो। तो देखो विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले यहाँ पे।
जो इन्होंने स्टेटमेंट लिखा है, परमाणु के रासायनिक यौगिक में, मतलब यहाँ पर बात किसकी होने लगी, यौगिक की। यहाँ पे अभी किसी एटम की बात नहीं हो रही है। परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप क्या कहलाता है। अब ये काफ़ी लंबी सी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं इतनी लंबी लाइन में। तो देखो, एक एग्जाम्पल लेना है तुम्हें, किसका, सहसंयोजक आबंध का। किसका, मतलब एक ऐसे यौगिक का तुम मुझे एग्जाम्पल दो जिसके बीच में जिसमें जो परमाणु हैं उनके बीच में सहसंयोजक आबंध बना हुआ हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल दो, और एग्जाम्पल वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। छोटा का मतलब कोई बड़ा यौगिक ना हो, कोई एक छोटा सा यौगिक हो। बताओ, जल का एग्जाम्पल कह सकते हो H2O, लेकिन वहाँ पर भी 3 एटम्स हो गए। कितना हो गए, O के साथ 2 H हो गए। मैं समझा वहाँ पे भी दूंगा, लेकिन उससे भी छोटा कोई एग्जाम्पल दो। देखो, यौगिक की बात हो रही है ना, अगर तुम हाइड्रोजन मुझसे बता रहे हो तो H और H दोनों एक जैसे हो गए ना। H किसी और के साथ जुड़ा हो, क्या, HCl, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर कोई सोडियम ले आएगा ना तो बहुत पिटेगा। सोडियम कभी भी सहसंयोजक आबंध नहीं बनाता, वो आयनिक बनाता है। सहसंयोजक आबंध ऐसे परमाणु बनाते हैं जो इलेक्ट्रॉन ना तो दे पाते हैं ना ले पाते हैं, तो साझेदारी होती है। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो HCl है, HCl। इसमें जो आबंध है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन H का है और एक किसका है। देखो, ये जो आबंध है ये अगले चैप्टर में मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा, वहां पे है। यहाँ पर अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो इतने से, और 10th में इतना तो तुम लोगों ने पढ़ा ही है ना। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, और एक किसका है, और इनके बीच में आपस में साझेदारी हुई है। और ऐसा करने से क्लोरीन के 8 पूरे हो चुके हैं और हाइड्रोजन के 2, तो ये स्टेबल है। अब होगा क्या, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको इस बॉन्ड के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, बीच में। मतलब समझो, मान लो मैं कहता हूँ कि इस बॉन्ड की लंबाई है 180 पिकोमीटर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, कितनी लंबाई है बॉन्ड की। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें 90 पिकोमीटर पे होना चाहिए। कहाँ पे, क्यों, 90 पिकोमीटर बीच हो गया ना, तो बिल्कुल बीचों बीच में इनको रहना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन से भी समान दूरी पे, और लेकिन होता क्या है वो जरा समझो। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चले जाते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे समझ लो यहाँ पर आ गए। मतलब किससे दूर हो गए, और किसके पास चले गए, पास इसलिए चले गए क्योंकि क्लोरीन की क्षमता इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की अधिक है किसके मुकाबले, और इसी क्षमता को हमने नाम दिया है विद्युत ऋणात्मकता। क्या नाम दिया है, तो विद्युत ऋणात्मकता। जब भी तुम समझाने जाओगे सबसे पहले तो तुम्हें बताना होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक सहसंयोजक आबंध की है। किसकी है, सहसंयोजक आबंध में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, मतलब जो जोड़ा होता है, देखा इन्होंने वर्ड लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करने की योग्यता, ठीक है। इसी का जो गुणात्मक माप होता है, गुणात्मक का मतलब मेजरमेंट, ठीक है। हम नापेंगे तो देखेंगे कि ये किसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है, क्लोरीन की। तो हमने कहा कि क्लोरीन की यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और हाइड्रोजन की। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब मैं एक बॉन्ड बना के देता हूँ, तुम्हें ध्यान से समझना, F और Cl के बीच में। तो F और Cl जब मैं लिखूंगा तो बच्चे पहले Cl लिखूंगा और बाद में F लिखूंगा। क्या अगर मैं F को पहले लिख दूं और Cl को बाद में, तो वो भी सही है। नहीं समझ में आया, पहले मैं F पहले लिख रहा था ना, फिर मैंने रफ करके पहले क्या लिखा। क्या तुमने आज तक कभी ये पढ़ा है ClH, भाई HCl है, क्या जा रहा है, H को इधर करो Cl को उधर, या Cl को इधर, ऐसा कभी हुआ है। लिखने का एक तरीका होता है, और तरीका ये होता है कि हमेशा हम पहले उस परमाणु को लिखते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। हमेशा बाएं साइड में वो तत्व लिखा जाता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता बाद में जिसकी ज़्यादा है। तो मुझे पता है कि क्लोरीन की कम है, फ्लोरीन की, यहाँ पर H की कम है, क्लोरीन की। तो अब तो तुम्हें वैसे मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे,
इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे देख के खुद ही कह दोगे कि सर फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, क्लोरीन की कम है। क्लोरीन की यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे कम हो गई। मतलब ये है कि ये तो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि वो जुड़ा किसके साथ है परमाणु, ठीक है। लेकिन इतना कंफर्म है कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। तुम फ्लोरीन को किसी के साथ भी लगा के देख लो, इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी तरफ आकर्षित होगा, ये कंफर्म है। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि 118 एलिमेंट जो हमारे पास हैं उनमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है। दूसरे नंबर पे ये भी तुम याद रखोगे ऑक्सीजन आता है। कौन आता है? तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन, चौथे नंबर पे क्लोरीन। वैसा हमारे पास 118 है ना, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं इन चारों के ही आते हैं। तो देखो FON फॉन, फॉन याद रखना, F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर लास्ट क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन की और नाइट्रोजन की काफ़ी हद तक एक जैसी ही होती है। सबसे अधिक किसकी होती है? फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और फिर क्लोरीन की। इन दोनों की काफ़ी हद तक एक जैसी होती है। अब देखो इसके लिए ना अलग अलग साइंटिस्टों ने एक स्केल बनाया। स्केल का मतलब मापन करने का जो भी मेथड था। तो जैसे पॉलिंग, एक पॉलिंग का स्केल है, एक मुलिकन का स्केल है, एक जेफ का स्केल है। ऐसे ही एलरेड राको पैमाना है, एलरेड राको स्केल। तो टोटल ये 4 साइंटिस्टों के नाम याद रखो, क्योंकि डिटेल में तुम्हारे सिलेबस में ये है नहीं। ये जेई के बच्चों को या कॉम्पिटिशन के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। अभी सिर्फ इन साइंटिस्टों के नाम याद रखो जिन्होंने विद्युत ऋणात्मकता का स्केल बना के दिया हमें। पहला पॉलिंग, मुलिकन, जेफ, एलरेड राको, ठीक है। ये वैसे तो क्या कहते हैं, ये जो पॉलिंग है और मुलिकन, जेफ, ये पूरा एक ही है, मतलब जेफ अलग नहीं है। तो टोटल तुम्हारे पास 3 स्केल हो गए, पॉलिंग, मुलिकन और एलरेड राको, ठीक है। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलता है ना, वो किसका चलता है? पॉलिंग का। किसका? पॉलिंग का स्केल फेमस है। और पॉलिंग का जो स्केल है उसमें फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो 4 है। कितना है? 4। तो जाहिर सी बात है, अब तुम ये समझ सकते हो कि 4 से विद्युत ऋणात्मकता अधिक किसी की। अब तुम ये मत सोचना कि सर 4 तो बहुत छोटा सा नंबर है। अगर किसी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक ही है तो 1000, 2000, 1 लाख ये नंबर होना चाहिए था। ऐसे नंबर अगर रखे जाते तो तुम्हें याद रखने में दिक्कत नहीं आती। तो स्केल हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट किया जाता है। तो उसमें भी 4 एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब बाकी सब जितने भी हैं उन सब की विद्युत ऋणात्मकता इससे कम होगी और उनका मान भी कम होगा। तो देखो फ्लोरीन का अगर कितना है? 4 है। तो अब बाकी सबका इन्होंने शायद कहीं ना कहीं दिया होगा। देखो यहाँ पे देख लेते हैं। सबका तो नहीं देंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ का दिया है। फ्लोरीन का कितना है? क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो सारे इन्होंने हेलोजेंस के दे दिए। कहीं ऑक्सीजन है? देखो यहाँ पर फ्लोरीन का 4 है ना, ऑक्सीजन का 3.5, फिर और किसका? नाइट्रोजन का, क्लोरीन का 3। इसलिए मैंने कहा था क्लोरीन और नाइट्रोजन का अप्रॉक्सीमेटली एक ही जैसा होता है, लेकिन फिर भी रूल के हिसाब से हम नाइट्रोजन को पहले रखते हैं। बात समझ में आ गया? दोनों का जो माप है, दोनों का जो मेजरमेंट है वो सेम है। नाइट्रोजन का भी 3 है, क्लोरीन का भी 3 है। तो कम से कम इन चारों का याद कर लेना। देखो बहुत आसान है, नंबर्स बिल्कुल फिक्स हैं। फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5 और नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों के 3, ठीक है। चाहो तो ये पॉइंट्स लिख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़, अभी ये खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे समझते हैं। हमने क्या कहा? HCl में इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चला गया? क्लोरीन की। ये इलेक्ट्रॉन उसके पास तक गया है, उसे मिला नहीं है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन पास जाने की वजह से इस पे माइनस चार्ज का जो घनत्व है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और हिंदी में इलेक्ट्रॉन घनत्व, वो इस पे अधिक हो जाएगा और इस पे। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे? इसको हम दिखाते हैं इस तरीके से, और इस पे फिर उतना ही क्या चार्ज आएगा। अब इस साइन का मतलब समझो। देखो अगर मैं कहीं पे ऐसा माइनस का चार्ज लगा दूं तो इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मिल गए उससे, इलेक्ट्रॉन उसके मिल गए, उसके परमाणु को अंदर जा चुके हैं। तो अगर मैंने क्लोरीन पे माइनस चार्ज लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल गए। लेकिन अगर मैंने क्लोरीन पे माइनस चार्ज इस तरीके से लिखा, ये डेल्टा कहलाता है, डेल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले नहीं है, इस पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ चुका है। इसे कहते हैं पार्शियल चार्ज। पार्शियल का मतलब आधा अधूरा, और अगर खाली माइनस चार्ज है तो पूरा चार्ज, ठीक है। अगर इस तरीके से तुम लिखते हो तो इसे क्या बोलते हो? पार्शियल। और पार्शियल का मतलब होता है अधूरा। समझ में आया? तो
इस पे जितना पार्शियल चार्ज आएगा क्लोरीन पे, उतना ही पार्शियल चार्ज किस पे आएगा, हाइड्रोजन पे। यहाँ पर भी यही होगा, फ्लोरीन पे यही होगा ना, इस पे। और ऐसे बॉन्ड, ऐसे सहसंयोजक बॉन्ड को बच्चे हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पोलर का मतलब ध्रुवीय। ध्रुव किसे कहते हो? नॉर्थ पोल साउथ पोल सुना है ना, उसे तुम ऐसे ही फिजिक्स में प्लस और माइनस, एक पोल बन जाता है, एक प्लस का पोल और एक, और इसे फिर हम हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। तो ऐसा यौगिक जिसमें कि परमाणुओं पे प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट हो सकता है, आ सकता है, वो कहलाते हैं ध्रुवीय अणु। अब तुम ये बताओ, क्या मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को ध्रुवीय कह सकता हूँ? नहीं कह सकते। क्यों भाई? दोनों हाइड्रोजन है, माना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ भी नहीं जाएंगे ना, बीच में ही रहेंगे। तो क्या किसी पे माइनस का चार्ज आएगा? नहीं। किसी पे प्लस आएगा? तो ये ध्रुवीय नहीं है, ये पोलर नहीं है, तो ये नॉन पोलर है। कैसा है ये? तो यहाँ अध्रुवीय, हिंदी में क्या पढ़ोगे? अध्रुवीय, अध्रुवीय, पोलर, नॉन पोलर। तो जाहिर सी बात है, कहीं पर भी दो एटम्स तुम्हें दिख जाएं जो कि अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता के हैं, तो वो बॉन्ड कैसा होगा तुम्हारा? ध्रुवीय, पोलर। और जो क्या कहते हैं जिसमें दोनों समान परमाणु लगे हैं, वो कैसा होगा? ये पॉइंट्स नोट कर लो।